रोथशाइल्ड ने जो मिनरल लूटने थे उसके लिए उसने वेपन इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया। उसने जब हथियार बना लिए तो उसने मिनरल लूटने शुरू कर दिए, और पूरी दुनिया में मिनरल लूटने के कारण उसकी शक्ति बढ़ी। जैसे जैसे उसकी शक्ति बढ़ी, वो और भी तरीके से लोगों को लूटना उसने शुरू कर दिया। तो कनेक्शन क्या है कि मिनरल से जो एलिट है, मिनरल की लूट से उसकी इतनी शक्ति बढ़ जाती है कि वो सारे तरीकों से आपका पैसा लूटना शुरू कर देगा। और मिनरल को लूटने के लिए वेपन चाहिए। जब तक आपके पास वेपन कंट्रोल नहीं है तब तक आप मिनरल नहीं लूट सकते। तो जैसे रोथशाइल्ड है, उसने मिनरल लूटने थे, इसलिए उसने वेपन मैन्युफैक्चरिंग पे कंट्रोल बनाया। एक बार वेपन पे कंट्रोल आ गया उसका, उसके बाद में उसने सारे जो जितने भी देश थे वहां पे वेपन की सहायता से कंट्रोल लेना शुरू किया। जब उसका कंट्रोल आया तभी उसने वहां पे बैंक खोले, तो बैंकों से भी लूटना शुरू कर दिया। बैंक के बाद में और दूसरे फार्मास्यूटिकल कंपनियां, तेल निकालने वाली कंपनियां, ऐसे करके हर चीज के अंदर लूट उनकी बढ़ती गई और वो शक्ति उसकी बढ़ती गई। तो जो जो औद्योगिक घराना या जो समूह मिनरल लूटेगा उसकी शक्ति मल्टीपल तरीके से बढ़ती जाती है और वो दूसरी चीजें भी लूटने में सक्षम हो जाता है। तो एक तो ये है पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, जो देश के अंदर मिनरल है वही देश अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चला सकता है या जिंदा रह सकता है। एक बार मिनरल खत्म हो गए, बात खत्म होगी। बाद में वो देश कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जितनी भी चीजें आपके आसपास आप देख रहे हो वो सब मिनरल से बनती है। अगर मिनरल नहीं है तो उत्पादन नहीं है। मिनरल महंगा है, उत्पादन महंगा है, चीजें महंगी हो जाएगी। जैसे आज भारत है, भारत के पास सारे प्रकार के मिनरल है, और ये मिनरल होने के कारण भारत अगर कोई भी उत्पादन करता है, कितने भी बड़े पैमाने पे करता है, तो वो आसानी से उत्पादन कर सकता है। पर अगर मिनरल नहीं बचे हमारे पास, तो आपको कुछ भी करना हो तो पहले आपको उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा मिनरल को। और मिनरल के इंपोर्ट की जो कीमत है, अगर दाम ऊंचे है तो आपका माल महंगा बनेगा। तो सारा जो पूरी साइकिल है कारखानों की, वस्तुओं की, मतलब पूरी दुनिया जो चलती है वो जिन सामानों पे, वस्तुओं पे चलती है, वो मिनरल के ऊपर चलता है। तो जो मिनरल लूटेगा उसकी शक्ति लूटने के लिए और ज्यादा बढ़ती जाएगी। और दूसरा, जिस देश के अंदर मिनरल खत्म हो जाएंगे वो देश कंगाल हो गया, मतलब फिर उसके पास कुछ नहीं है। और बहुत सारे देश है जिनके पास मिनरल नहीं है, इसलिए उनके पास कुछ नहीं है। जैसे यूएस है, तो यूएस अपने, मतलब यूएस के अंदर मिनरल निकालने की पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट है, क्योंकि वो अपने मिनरल्स को बचा के रखता है ताकि भविष्य में उसको मिनरल के लिए वो आत्मनिर्भरता उसकी बनी रहे। दूसरे देशों में अपनी सेनाएं भेज के वहां से मिनरल लूट के अपना काम चला रहा है। तो इसलिए मेरे नजरिए में क्या है कि मिनरल की लूट रोकना वो सबसे जरूरी है। जब तक मिनरल की लूट नहीं रोकोगे, जो लोग भारत की पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर रहे हैं वो लगातार, उनकी ताकत बढ़ती जाएगी और वो दूसरे तरीके से लूटना शुरू करेंगे, उनकी ताकत बढ़ेगी। क्योंकि जो मीडिया पे कंट्रोल आता है उसके लिए आपको, मतलब मीडिया है घाटे का धंधा। अब आपको मीडिया कंट्रोल करना है, तो मीडिया कंट्रोल आप कैसे करोगे जब तक आपके पास में पैसे की बारिश करने वाले कारोबार नहीं है। तो आज रोकोफेलर या रोथशाइल्ड इतना बड़ा मीडिया का खर्चा उठा रहे हैं, खर्चा यानी घाटा उठाते हैं। ये फेसबुक चल रहा है, ये यूट्यूब चल रहा है, ये सब घाटे के कारोबार है। मीडिया मतलब घाटा, इतने सारे दुनिया भर के टीवी चैनल चल रहे हैं, अखबार चल रहे हैं, इन सबको पालना। तो जब तक पैसे की बारिश नहीं है आपके पास में, इसका आप घाटा नहीं उठा सकते। और इसका घाटा उठाने का तरीका, मतलब पैसा लाने का तरीका है मिनरल्स। इसलिए मीडिया पे कंट्रोल उसी का आता है जिसके पास मिनरल लूटने की ताकत है। मैं बिजनेस कर रहा हूं, मतलब धंधा, मैं धंधा करके पैसा बनाऊं और आप लूट के पैसा बनाओ, मैं आपको कैसे compete करूंगा। तो अभी जैसे आप ये टाटा देखो, जिंदाल देखो, अंबानी देखो, ये सब मिनरल के धंधे में, क्योंकि मिनरल के अंदर, भाई मिनरल में धंधा तो होता ही नहीं है, मिनरल में तो लूट होती है। तो
तो लूटने के कारण इनकी ताकत बढ़ती जाती है और ये मीडिया का खर्चा निकाल पाते हैं, मीडिया का खर्चा उठाते हैं, इसलिए मीडिया को कंट्रोल करते हैं। तो जड़ है वो मिनरल ही रहेगा। हेलो जी, सुन रहे। तो ये मिनरल की लूट को रोकना वो हमारा प्राइमरी टारगेट है। मतलब मेरा जो सबसे ज्यादा फोकस जिस कानून पे रहता है वो धन वापसी पासबुक के कानून पे इसलिए रहता है। मिनरल की लूट के कारण ही आज टाटा है या जिंदाल है या रोकोफिलर है, रोथशिल्ड है, अंबानी है, वेदांता है, ये जितने भी लोग हैं, जैसे ये जीएसटी ला पाए। ये जीएसटी क्यों ला पाए? क्योंकि इनके पास में ये मिनरल लूट रहे हैं, तो इनकी ताकत इतनी बढ़ी हुई है कि आप इनको रोक नहीं पा रहे हो। भारत की जनता, एक्टिविस्ट इनको रोक नहीं पा रहे। दूसरा है, जैसे जीएसटी के बाद में अभी लॉकडाउन आया, नोटबंदी आया, ये जितने भी ये कानून छपाने की इनकी ताकत आती है वो यहाँ से आती है। दूसरा एक और इसमें क्या होता है, जो आदमी मिनरल के धंधे में रहेगा ना, वो आदमी अपने फील्ड में दूसरे कंपटीटर्स को कभी आने नहीं देता। जैसे टाटा है, टाटा के पास में मान लो स्टील बनाने के कारखाने हैं, उसके साथ में उसके पास में कोल माइन से, जहां से वो मुफ्त के अंदर कोयला निकालता है, उसके पास में आयोडीन की माइन से भी है, उसके पास आयरन ओर की माइन भी है। अब मान लो कोई आदमी है जो आके और स्टील का धंधा करता है, वो 50,000 करोड़ रुपया लगा के स्टील का प्लांट लगाता है, पर वो टाटा को क्यों नहीं जीत सकता? टाटा के पास तो फ्री का कोयला है, वो आदमी के पास फ्री का कोयला कहाँ है? तो जब वो स्टील प्लांट लेके आएगा, टाटा उसमें सप्लाई 4 गुना कर देगा, मार्केट में स्टील के दाम गिर जाएंगे और वो घाटे के अंदर तो स्टील नहीं बेच सकता। तो ऐसे करके टाटा की मोनोपोली स्टील के धंधे में 70 साल 100 साल तक हमेशा बनी हुई रहने वाली है, क्योंकि बाकी सबको तो कोयला खरीदना है। अब जितने कारखाने चल रहे हैं वो सब कारखानों के अंदर जाओ, सब बनता किससे? सामान, जितनी भी चीजें आपके आसपास दिख रही है वो है आ कहां से रही है? वो मिनरल से आ रही है। जो आदमी, जिस आदमी को ये फ्री में मिल रहा है, भाई आप कपड़ा मिल चला रहे हो और अगर आपको कपास फ्री है, या आप स्टील प्लांट चला रहे हो आपको लोहा फ्री है, या आपको ये कोयला वगैरह फ्री है, तो कोई दूसरा आपको compete कैसे करेगा? तो आप उनकी धंधे को खाते जाओगे, आपकी मोनोपोली लगातार रहेगी। आज 200-250 सालों से जो रोकोफेलर रोथशिल्ड कंट्रोल कर रहे हैं, उनकी फैमिली का दबदबा पूरी दुनिया पे बना हुआ है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो 200-250 सालों से मिनरल लूटने के धंधे में, मिनरल मतलब मिनरल के धंधे में नहीं है, वो मिनरल लूटने के धंधे के अंदर। तो अगर भारत के नागरिक भारत के मिनरल को बचा पाएंगे, तो वो भारत से जो एलिट मैन है, अमेरिकी ब्रिटिश एलिट है, भारत की एलिट है, उनको रोक सकते हैं, पहला। और दूसरा, तब जाके भारत के अंदर मिनरल बचे रहेंगे, वरना ये 50 साल में सारा निपटान, मतलब मिनरल का सारा निपटान कर देंगे। मतलब मिनरल में कैसे होता है, माइंस है, माइंस में शुरुआती स्तर के ऊपर जो माइंस है, तो उससे माइनिंग करना आसान है, उसमें कॉस्ट आती है कम, जिस तरीके की टेक्नोलॉजी है आज तक। एक पॉइंट के बाद में भरी मिनरल है, पर वो अब इतने डीप हो चुके हैं कि उसको निकाल के लाना, एक्सट्रैक्ट करना, वो बहुत कॉस्टली हो जाता है। तो उसके बाद में उसको निकालना आसान नहीं है। तो बस ऐसे करके वो नई नई माइनिंग लेते रहते हैं, फ्री में माल लेते रहते हैं और अपना धंधा बढ़ाते रहते हैं। जब ये खत्म हो जाएगा तभी देश हमारा दिवालिया हो जाएगा। उपजाऊ जमीन और मिनरल, कोई भी देश है और कुछ होता ही नहीं है उसमें, केवल 3 ही चीजें होती है, इंसान, मानव संसाधन और प्राकृतिक संसाधन में जमीन और मिनरल। ये 3 चीज से देश बनता है और कोई चीज का कोई इसमें लेना देना नहीं, एसेट यही है। तो अब ये मिनरल को बचाना कैसे? भारत में जो ये मिनरल लूट रहा है, इसको रोकोगे कैसे? तो वो रोकने का जो तरीका है, जो एक ही तरीका है, वो ये तरीका है कि भारत के नागरिक इसको, इस लूट को रोकने के लिए एक्टिवली काम करें। अब
भारत के लोग जो हैं, भारत के नागरिक हैं, उनको कभी मिनरल का पैसा मिला नहीं, तो वो इसको अपनी एसेट ही नहीं मान रहे हैं अभी। तो वो क्या समझते हैं, सरकार है, सरकार दे रही है, बेच रही है, रॉयल्टी ले रही है, उससे हमारा क्या लेना देना है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं बनता। धन वापसी कानून क्या कर रहा है? धन वापसी कानून भारत के मिनरल्स जो हैं उन्हें नागरिकों की संपत्ति घोषित कर देता है। तो जब ये कनेक्शन बनेगा सीधा, जब ये कनेक्शन बनेगा कि भारत के नागरिक, जो मिनरल की रॉयल्टी आएगी वो सीधे भारत के नागरिकों को मिलेगी, सिर्फ उस समय भारत के नागरिक ये लोड लेने को तैयार होंगे कि हमें मिनरल बचाने हैं। वरना नागरिक को उसके लिए लोड नहीं लेंगे। धन वापसी पासबुक क्या करता है? धन वापसी पासबुक ये पूरे मिनरल की को का मालिक सीधा भारत के 135 करोड़ नागरिकों को बना देता है। और फिर जो रॉयल्टी आएगी, जो ऑक्शन होगा, उसमें फेयरनेस क्यों आएगी? क्योंकि मैं, आप, हम सब, हर आदमी ये ध्यान रखेगा कि मिनरल से की रॉयल्टी से जो पैसा आता है वो पैसा सीधा हमारे खाते में आता है, चाहे वो 200 रुपए है महीने के, चाहे 500 रुपए है, चाहे 800 रुपए है, चाहे 1000 रुपए है, उससे कोई लेना देना नहीं, पर पैसा हमारे पास आता है सीधा। इस वजह से मैं इस चीज पे ध्यान दूंगा कि अगर टाटा को, जिंदाल को, या रोथस्child को, या इन वेदांता को ये जो चिल्लर दाम में रॉयल्टी, चिल्लर दाम में जो माइनिंग राइट दे के रखे हैं और ये जो माल खोद रहे हैं, उससे मेरा पैसा कट रहा है, इसके बिना कोई मतलब, अगर आप ये नेताओं के हाथ में छोड़ दोगे, कभी नेता जो है वो नेता अपने हिसाब से ये मिनरल बचाएंगे, भाई नेता को क्या, जो राजनेता है उसको क्या मतलब है, जजों को क्या मतलब है, अधिकारियों को क्या मतलब है? वो तो जो माइनिंग माफिया है उसके साथ में गठजोड़ बनाएंगे और बोलेंगे भाई खोद ले जितना खोदना है और हमको इतना उतना पैसा दे दे, बस हो गया काम। वो क्यों उसको रोकने के लिए लोड लेगा? वो तो नहीं लेने वाला। तो धन वापसी पासबुक कानून करता क्या है? धन वापसी पासबुक कानून ये तय करता है कि नागरिक अपने मिनरल की रक्षा करने के लिए लोड लेंगे, उन्हें रोकने के लिए, माइनिंग माफिया को रोकने के लिए वो स्टेप उठाएंगे। इसलिए धन वापसी कानून है वो इंपॉर्टेंट है। अब जैसे इसमें एक पॉइंट आता है कि भाई रॉयल्टी का जो पैसा आएगा वो सारा का सारा जनता में बांटने की जरूरत क्या है? उसको सरकार कल्याणकारी योजनाओं में खर्च कर सकती है। तो भाई देखो, ये जनता को पैसा मिले, ये उस गरीबी हटाओ स्कीम नहीं है। धन वापसी पासबुक का मतलब ये नहीं है कि भाई हम कोई गरीब हटाओ योजना चला रहे हैं, वैसा नहीं है। हमने मिनरल की लूट रोकनी है, और वो लूट रुकती ही तब है जब ये पैसा सीधा हर महीने सीधा सिटीजन के खाते में जाएगा, चाहे वो अब कितना भी जाएगा, तभी उसको ये सब दिखना शुरू होता है। तो धन वापसी पासबुक का कानून का स्ट्रक्चर इस तरीके का है कि जितनी भी भारत के अंदर खनिज है, सरकारी जमीन है, जितनी खनिज है उसकी फेयर रॉयल्टी जो आती है, वो रॉयल्टी है वो भारत के 135 करोड़ नागरिकों में बराबर बराबर बटेगी, और ये पैसा हर महीने उनके खाते में डिपॉजिट होगा। दूसरा है कि सरकारी भूमि जितनी भी है, अभी जैसे आपने देखा होगा सरकार ने ये निजीकरण किया, वो निजीकरण किया, वो जो करती है ये एक्चुअली वो जमीनें बेच रही है, और उसका पैसा कहीं आपको दिखेगा नहीं। जैसे अभी कुछ टाइम पहले की खबर थी, जो मिलिट्री की गौशालाएं थी वो सारी सरकार ने बंद कर दी, पर असली नजर उसकी किस पे है कि वो गौशालाओं में मिला के हजारों एकड़ की जमीन है पूरे भारत में, और वो बहुत कीमती जमीन है। अभी गौशालाएं बंद कर दी, साल 2 साल में वो जमीन बेच देंगे, मतलब 5 रुपए की जमीन है 5 पैसे में बेच डालेंगे, और वो पैसा खा जाने वाले। तो मिनरल और जमीन, ये दोनों चीज को बेच बेच के नेता, जज, अधिकारी ये सब पैसा बनाते हैं। धन वापसी पासबुक में सरकारी जमीन को भी दायरे में लिया है कि जो भी भारत में सरकारी जमीन है उसका वो
वो सरकारी जमीन अब से किराए पे जाएगी, उसकी भी लीज होगी, और कोई भी व्यक्ति वो जमीन को लीज पे ले सकता है, और उसका जो किराया आएगा, लीज अमाउंट, वो भी जैसे रॉयल्टी का आएगा, रॉयल्टी का पैसा जिस खाते में जाएगा उसी खाते में सरकारी जमीन अगर लीज पे गई है उसका पैसा भी उसमें जाएगा, और ये दोनों मिलके 135 करोड़ का भाग लगेगा, और जितना पैसा प्रति व्यक्ति आया वो उसके खाते में हर महीने जमा हो जाएगा। ये धन वापसी पासबुक कानून का प्रोसीजर है। हेलो हितेश जी। हाँ जी, जी सर, सर सुन रहे हैं। ओके, अब इस पे आपका कोई प्रश्न वगैरह है तो पूछो, या कोई ऐतराज? हेलो सर। हाँ सर जी। सर मेरा सवाल ये है कि आप कह रहे हो कि जो कुछ है वो है, वो सारे प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन अभी बीच में मैंने कहीं पढ़ा था कि बैंकिंग सिस्टम जो है सारी नस उसके हाथ में है, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम के पास पावर है पैसा छापने की। हम्म। तो अगर बैंकिंग सिस्टम के हाथ में पैसे छापने की पावर है तो फिर ये लोग मिनरल के पीछे क्यों भाग रहे हैं? देखो, या पहली बात तो सारी जो पावर आती है ना कोई भी लूटने की, वो वेपन से आती है। पहली चीज वेपन है, जिसके पास वेपन है ना वही जी जी, आदमी मिनरल लूट सकता है, वही आदमी बैंक खोल सकता है। ओके ओके। मतलब बैंक, अच्छा, मतलब बैंक हो या मिनरल हो, दोनों में लूट जी है। जैसे बैंक है तो वो भी फ्री फोकट का धंधा है, कुछ नहीं है, बस ऐसा कागज लिए और नोट छाप लिए और पैसा आ गया, ठीक है। जी जी लेकिन एक चीज और इसी तरीके से मिनरल है, सीधा लूटो और आपके पास में सीधा पैसा आ गया। पर ये दोनों दोनों धंधे जो है ना, मिनरल का धंधा है चाहे बैंक का धंधा है, जी वो करने के लिए पहले आपके पास वेपन चाहिए होते हैं। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि भाई मिनरल, मतलब एक फर्क क्या है बैंक में और मिनरल में, बैंकिंग के धंधे में और मिनरल के धंधे में, कि कोई कंट्री किसी के बैंक पे डिपेंड नहीं हो सकती पर मिनरल पे डिपेंड होती है। जैसे सद्दाम हुसैन है ना, तो उसके पास में तेल है, वो तेल निकाल जी जी सकता था, पर उसने अपने बैंक चलाने की कोशिश करी तो सेना आई और उसके बैंक उड़ा दिए, अमेरिका की सेना ने उसको मार दिया। तो अब मान लो बैंक है, बैंक है क्या, प्रतिनिधि मुद्रा है, पर मिनरल है ना उसकी कीमत असली है। मतलब मैं आपको 1 करोड़ रुपया हाथ में दे दूं, पर वो है तो कागज अंत में, पर आपके पास में अगर 1 लीटर तेल है तो तेल असली में काम आता है ना। जो वस्तुएं बनती है, चीजें बनती है, उनका इस्तेमाल होता है। मतलब जिंदगी में असली में मिनरल का इस्तेमाल होता है। तो इसलिए मिनरल भी पूरा उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने बैंक है। पर आपको बैंक चला के लूट करनी हो चाहे मिनरल की लूट करनी हो, इन बोथ केस आपके पास में वेपन कंट्रोल होना चाहिए। अगर वेपन कंट्रोल नहीं है तो आप मिनरल के धंधे में नहीं टिकोगे, अगर आपके पास वेपन कंट्रोल नहीं है तो आप बैंक के धंधे में नहीं कटोगे, मतलब बैंक के धंधे में नहीं टिक सकते। तो रोथशाइल्ड रॉकफेलर ने क्या किया, उन्होंने पहले वेपन कंट्रोल लिया, और जब उनके पास में उतने ताकतवर वेपन आ गए तभी उन्होंने बैंक खोले और मिनरल लूटना शुरू किया। बैंक में भी बाद में आए, वो मिनरल के पहले मिनरल में आए और फिर बैंक में आए। तो ये दो सेक्टर है। अभी इससे ताकत बढ़ गई तो बाद में वो फार्मास्यूटिकल के अंदर भी आया, वहां से भी लूटा। बैंक से लूट रहा है, मिनरल से लूट रहा है, फिर फार्मास्यूटिकल में, उसके बाद में वो एग्रीकल्चर में आएगा, वहां से लूटेगा। बस उसकी ताकत बढ़ती जाएगी ना। राइट सर, राइट सर। अच्छा सर, इसके पीछे जो मतलब कुछ लोग हैं इनका माइंडसेट वाकई में है क्या? क्योंकि नॉर्मली एक कॉमन आदमी ऐसा तो नहीं सोच सकता कि मैं पूरे मतलब अपना सारे वर्ल्ड का धन मेरे पास हो।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, इस आपकी बात में समझ गया, मैं आपको इसका बेसिक आंसर बताता हूँ। ये जो आपने बात बोली ना कि एक कॉमन आदमी तो ये सब नहीं सोच सकता, है ना, ऐसा नहीं है। सारे आदमी ऐसे ही होते हैं। और उसकी इच्छा क्या होती है? धन आना, वो कभी इच्छा नहीं होती। उसकी इच्छा होती है मैं चाहूं जो हो जाए, बात खत्म हो गई। मैं चाहूं वो कर दूं, बस मैं चाहूं जो हो जाए। तो मैंने उसको बोला ऐसा कर, और अब उसको बात मेरी माननी चाहिए। मेरे को अभी यहाँ पे बैठे बैठे हेलीकॉप्टर में घूमने का मूड है, तो हेलीकॉप्टर आ जाए, मैं बैठ के निकल जाऊं। बच्चा होता है ना, 8 साल का, 10 साल का, चाहे आदमी 80 साल का, चाहे 50 साल का, उसकी बुनियादी इच्छा एक ही रहेगी जिंदगी भर। उसमें जो इच्छा आ रही है वो कर पाए, बस कोई रोकने वाला नहीं चाहिए उसको। और वो तब आती है जब आप उसके पास ताकत आती है। तो उनको कोई पैसे का पहाड़ नहीं बनाना है, और हर आदमी को ही पैसे का पहाड़ नहीं बनाना। एक आदमी है, वो देखता है आईफोन का एडवर्टाइज, वो बोलता है मेरे को आईफोन होना चाहिए। आईफोन हो जाएगा तो बोलेगा मर्सिडीज होना चाहिए। मेरे पास मर्सिडीज आ जाए, उसको पैसे नहीं चाहिए, आप उसको मर्सिडीज लेके आके गिफ्ट दे दो, उसका काम हो गया ना। पैसा किसमें चाहिए? आदमी को कोई मूवी रिलीज हुई, मूवी देखनी है, 500 रुपए का टिकट है, उसको आप मूवी के थिएटर में भेज दो, 500 रुपए मत दो, उसको मूवी देखनी है ना, पैसे का क्या करेगा? तो ये जो धनिक है, चाहे रोकोफेलर, रोथस्चिल्ड है, जितने भी है, वो भी उसी तरीके से सोचते हैं जैसे हर इंसान सोचता है, आप या मैं सोचते हो कि भाई हमको जो चाहिए वैसे होना चाहिए, बस। हेलो पवन जी। हाँ जी। हाँ, मेरा नेटवर्क काफ़ी अनस्टेबल आ रहा है, तो ये प्रतिराज संभाल रहे हैं। मैं इसमें एक बात पूछना चाह रहा था आपसे, थोड़ा फिल्मों के माध्यम से आप बता सकते हैं, उदाहरण दे के, जो आपने गॉडफादर का उदाहरण दिया था। देखो, गॉडफादर देखा होगा ना आपने, तो उसके अलावा हाँ, हेलो, उसके अलावा क्या है? उसके अलावा उसके अलावा दूसरा मूवी कौन सा एग्जांपल, यही पूछ रहे हैं। नहीं वैसे तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी कोई स्पेसिफिक ऐसा। पर जैसे मतलब उस पे हम चर्चा कर रहे थे, तो उसमें वो चीज कैसे, मैं मतलब वो बात मैं कैसे बोल रहा हूँ कि जब कोई एक चीज के अंदर आपकी ताकत बढ़ती है, तो आप आगे से आगे दूसरे चीजों के अंदर भी अपनी मोनोपोली बनाना शुरू कर देते हो। तो जैसे गॉडफादर में एक इंसिडेंट है, एक जो विलेन रहता है वो आके उसको बोलता है डॉन कॉर्लियोन को, भाई नारकोटिक्स के धंधे के अंदर मेरे को तुम्हारा साथ चाहिए, हम साझेदारी में ये नारकोटिक्स का बिजनेस करते हैं। तो वो मना कर देता है कि भाई मैं ये धंधा जो है वो सोसाइटी को लॉस देता है, ये थोड़ा खतरनाक और डेंजरस बिजनेस है, मेरे को ये नहीं करना है। पर तुम इसको करते हो तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम ये काम को करो, आई हैव नो प्रॉब्लम। तुम कोई भी धंधा कोई भी आदमी करे, उससे मेरे को क्या प्रॉब्लम है। तो वो बोलता है ठीक है। फिर बाद में वो इस बारे में अपने बेटे और सचिव सेक्रेटरी से बात करता है, तो फिर टॉम हिगन वो उसको बताता है भाई अगर हम नारकोटिक्स में नहीं आए तो हमारा जो अभी का धंधा है, जुए क्लब, ये धंधा भी हम खो देंगे। तो उसमें इस तरीके से आता है, वो उसको बताता है भाई अगर हमने नारकोटिक्स में काम नहीं किया तो ये जो सामने आदमी है ये यहाँ नारकोटिक्स में काम करेगा, और उसमें हमारे बिजनेस से 10 गुना ज्यादा पैसा है। तो वो 10 गुना तेजी से वहां पे जब पैसा बनाएगा, तो उसके पास हमारे से ज्यादा पैसा हो गया। एक बार उसके पास ज्यादा पैसा हो गया, तो वो हम अभी जो जज और पुलिस और नेताओं को पैसा दे रहे हैं, वो हमसे 10 गुना पैसा उनको देना शुरू करेगा। तो जज पुलिस नेता उसकी तरफ चले जाएंगे। तो एक बार उसके पास में जज पुलिस नेता उसकी जेब में चले गए, तो फिर वो हमारे क्लब और हमारे दूसरे जुए के जो कैसीनो वगैरह का धंधा है वो इसके अंदर आएगा, और वो हमारा ये धंधा भी खा जाएगा। तो अगर हमने इसको नहीं किया, तो अगर हम नारकोटिक्स के धंधे में नहीं आते हैं, तो हम आज के 10 साल बाद अपने आज के सारे बिजनेस दांव पे लगा रहे। तो जब किसी की ताकत इस तरीके से बढ़ेगी, तो वो गाड़ी रुकती नहीं है। मतलब जैसे परसों जो जूम मीटिंग के अंदर अपन बात कर रहे थे, तो उसके अंदर ये पॉइंट आया था कि भाई जब
मतलब मेरे को क्या प्रॉब्लम है, मिनरल लूट रहे हैं तो मेरा तो मिनरल नहीं है, वो कहाँ पे कोयला खोद रहा है फ्री के अंदर झारखंड में, मैं तो यहाँ रहता हूँ, तो मेरे को क्या प्रॉब्लम है। तो मैं उसमें ये कहता हूँ कि देखो, अगर उसकी ताकत बढ़ेगी तो वो केवल मिनरल तक नहीं, तक गाड़ी रुकने वाली नहीं है उसकी, वो हर तरीके से आपसे पैसा खींचने के लिए लगातार कानून छपाता जाएगा, ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टियों को कंट्रोल करता जाएगा। और वो आप मतलब आपकी जमीन भी लेगा, मतलब उसके बाद मिनरल आए, उससे पैसा आया, उसने बैंक डाल दिए, बैंक डाल के लूट लेगा, बाद में जीएसटी डालेगा, इससे लूट लेगा, नोटबंदी डालेगा, वहां से लूट लेगा, फिर लॉकडाउन डालेगा, वहां से लूट लेगा, फिर एक देश एक चुनाव डाल के आपकी वोटिंग पावर की जो पावर है आज की डेट में उसको कम कर देगा। बाद में वो कृषि बिल लाएगा, वहां से ऐसे कानून छपाएगा, वहां से धंधा खा जाएगा। मतलब वो लगातार से लगातार, बिल्कुल जब तक आपको वो एकदम जमा नहीं कर देगा आप उसको रोक नहीं सकते, क्योंकि लगातार उसकी ताकत बढ़ती जा रही है। तो मिनरल जो होता है, मतलब मिनरल का धंधा हो, बैंक इस एरिया का ब्रोकर पकड़ना साले तू भवानीपुर का, हेलो इस एरिया का ब्रोकर से तू यहाँ का पूछ रहा तो वो तो मना करेगा। हेलो सर, मेरा एक सवाल है आपसे। हाँ सर, जैसे कि जो भी यहाँ पे मिनरल के करते हैं वो बहुत बड़े बड़े या तो माफिया होते हैं या तो पॉलिटिशियन होते हैं, तो हम जैसे लोग, मतलब आम लोग, उसके विपरीत, उसके अगेंस्ट कैसे खड़े हो सकते हैं? मतलब धन वापसी कानून जब आएगा, पावर, सर ये धन वापसी कानून है क्या? हाँ सर ये धन वापसी कानून है क्या? धन वापसी कानून एक 21 धाराओं का प्रपोज्ड कानून है, जो अगर गैजेट में आता है तो भारत के, तो वो कानून की पहली धारा ये कहती है कि अब से भारत में जितनी भी माइनिंग हो रही है, जितने भी मिनरल का खनन हो रहा है, उससे जो भी रॉयल्टी आएगी वो रॉयल्टी एक खाते में जमा होगी। उस खाते का नाम होगा 135 करोड़ भारतीयों का संयुक्त खाता। और हर महीने जितनी रॉयल्टी जमा हुई वो 135 नागरिकों में बराबर बढ़ जाएगी। मतलब अंबानी को भी पैसा जाएगा, टाटा को भी जाएगा, आपको भी जाएगा, मेरे को भी जाएगा, आपके माता पिता को भी जाएगा, सबको जाएगा। अब वो 100 रुपए हो या 150 रुपए हो चाहे 500 रुपए हो, मतलब उससे कोई मतलब नहीं है। अब हमारा अनुमान है कुछ 300 से 400 या 400 से 500 रुपया महीना आना शुरू होगा। और तो पहली चीज तो ये, तो इससे क्या हुआ, जो ये माइनिंग की लूट हो रही है उससे सीधा लाभ हानि जुड़ गया आपका, सीधा डायरेक्ट मेरा, क्योंकि हमको हर महीने जो पैसा आ रहा है तो हमको दिख रहा है उसमें कि ये पैसा तब बढ़ता है जब कोई माइंस वाजिब लीज पे जाती है, रॉयल्टी ज्यादा आएगी तो मेरे को पैसा ज्यादा मिलेगा। तो जिस दिन ये कानून आएगा उस दिन भारत के हर आदमी के दिमाग में एक बात आएगी कि भाई झारखंड के अंदर टाटा 1 रुपए में कोयला कैसे खोद रहा है, जबकि 1500 से 2000 का भाव है। अगर उससे 1500 रुपए 2000 रुपया का रॉयल्टी जो वाजिब है वो लेओगे तो आपके हमारे खाते में पैसा बढ़ेगा ना, पहली चीज। तो पहली चीज तो जो भी नागरिक है वो सीधा इस संपत्ति की तरफ देखना शुरू करें। एक धारा तो ये है। दूसरी धारा क्या है कि जितनी भी सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन नहीं होती है पूरे भारत में, जितनी भी सरकारी जमीन है वो सारी जमीन जो है वो भी भारत के नागरिकों की संपत्ति घोषित हो जाएगी। और उसकी सरकार जो लीज देती है उससे जो पैसा आएगा वो भी हमारे खाते में आएगा। तीसरी उसमें क्या चीज है कि हर जिले पे जो खनन अधिकारी होगा और हर राज्य में जो खनन अधिकारी होगा वो वोट वापसी पासबुक के अधीन होगा। मतलब उस जिले की जनता वोट वापसी पासबुक का प्रयोग करके उसे निकाल सकती है, वो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का चमचा नहीं होगा।
तो वो ये सुनिश्चित करना उसका काम है कि उसके जिले के अंदर जो माइनिंग राइट्स दिए गए हैं उससे वो जितना मिनरल निकाल रहा है उसके अनुपात के अंदर वो रॉयल्टी दे रहा है या नहीं दे रहा है। उसको जितना रकबा दिया था वो उसी हिस्से से ज्यादा तो नहीं खोद रहा है। अगर वो खनिज अधिकारी ऐसा नहीं करता, जिला खनिज अधिकारी, तो सारे नागरिकों को पता है कि ये फ्री के अंदर यहाँ से जो निकाल रहे हैं तो हमारे पैसे कटने वाले हैं अगले महीने, हमारा पैसा कम हो जाएगा, 160 रुपए की जगह 120 ही आएगा, 40 रुपए कम हो जाएंगे। तो वो उस खनिज अधिकारी को वोट वापसी पासबुक का प्रयोग करके नौकरी से निकाल सकते हैं और किसी दूसरे व्यक्ति को ये नौकरी दे सकते हैं। और ऐसा पूरे भारत के हर जिले में हो गया। सारे जो खनन अधिकारी है वो वोट वापसी पासबुक के दायरे में और जनता के प्रति सीधे जवाबदेह है। तो अब जो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री है वो उससे कोई माइनिंग माफिया सेटिंग करेगा तो गाड़ी चलने वाली नहीं है, क्योंकि जिले के ऊपर जो खनन अधिकारी है वो जनता के कंट्रोल में आ चुका है। ऐसे ही राज्य खनन अधिकारी भी होगा, वो पूरे राज्य के मतदाताओं द्वारा नियंत्रित रहेगा और फिर एक राष्ट्रीय स्तर पे होगा। तो इस तरीके से एक तो मिनरल लूटा नहीं जा सकेगा, दूसरा प्रत्येक नागरिक के खाते में उसका जो पैसा बन रहा है वो उसको आना शुरू होगा। हेलो सर, एक क्वेश्चन है मेरा। हेलो, यदि हम रॉयल्टी बढ़ाएंगे तो बाजार में प्रोडक्ट प्राइस भी बढ़ेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, एक तो ऐसा नहीं है कि हम उसकी रॉयल्टी बढ़ाएंगे, वो नहीं वो तो जो रहेगी मार्केट डिमांड है उसी पे रहेगी रॉयल्टी। तो अभी क्या हो रहा है कि कोयले का जो भी भाव है वही है ना, क्योंकि वो तो अंतरराष्ट्रीय बाजार से डिसाइड होता है। अगर आप दाम बढ़ाओगे तो आदमी इंपोर्ट कर लेगा, कोई फैक्ट्री वाला, कारखाना मालिक वो इंपोर्ट करके मंगवा लेगा, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। तो उससे दाम वो नहीं हो। अभी क्या प्रॉब्लम क्या है कि वो 1 रुपए में खोदता है और 2000 में बेच देता है, तो बीच का पूरा कट उसको मिल रहा है ना। तभी जो बाजार का भाव है, बाजार का भाव तो वही रहेगा, ये जो बीच का कट है ये निकल जाएगा। ओके ओके। इस मीटिंग का आखिर 1 मिनट बचा है, तो फिर मीटिंग एंड होने के बाद ये कंटिन्यू होगी उसी लिंक पे क्लिक करके। हेलो हेलो हेलो। हाँ सर, मेरा प्रश्न ये है, जैसे हम लोग मिलने वाले सारी रॉयल्टी जो है उसको अगर जनता में बांट देंगे तो फिर सरकार के पास खर्चा करने के लिए जो पैसा है वो कहाँ से आएगा, ये प्रश्न था सर मेरा। टैक्स है, टैक्स सर, किस प्रकार